हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का अपने इस प्यारे से चैनल पर। और आज हम करेंगे मिरेकल सीरीज के 33वें दिन की शुरुआत, यानी कि 33rd डे की शुरुआत। पिछले 32 दिनों के अंदर हमने सेकंड बुक पूरी निपटा ली है और फर्स्ट बुक के 3 चैप्टर खत्म कर लिए हैं। अभी हमारा 4th चैप्टर चल रहा है, उसका ये सेकंड वीडियो है। क्या है मिरेकल सीरीज, अगर कोई फर्स्ट टाइम मेरे से जुड़ रहा है तो जानना चाहेगा। तो मिरेकल सीरीज में हम लोग क्लास 12th की जो आपकी फिजिक्स है उसका एंटायर सिलेबस खत्म करने वाले हैं इन 60 डेज। पावर ऑफ कंसंट्रेटेड एफर्ट जो है वो आपको फील होगी जब आप इस मिरेकल सीरीज का हिस्सा बनेंगे। आज का हमारा टॉपिक क्या होगा, तो आज हम मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए स्ट्रेट वायर, हम पूरी की पूरी डेरिवेशन करेंगे, फॉर्मूला डिराइव करेंगे, उस फॉर्मूला को किस तरीके से यूज करना है वो सीखेंगे। लास्ट वीडियो के अंदर हमने आर्क की वजह से और लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालना सीखा था। यहाँ पर हम एक स्ट्रेट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालना सीखेंगे। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है आज का ये मामला। उसके साथ ही साथ हम लोग सोलेनॉइड, टोरॉइड एंड अदर जो एप्लीकेशंस है एम्पियर्स लॉ की, उनके बारे में भी बात करेंगे। तो एम्पियर्स लॉ क्या होता है, किस तरीके से आप इसको अप्लाई कर सकते हो, सोलेनॉइड एंड टोरॉइड क्या होती हैं, इनकी एप्लीकेशंस क्या है और इनकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है उसको आप किस तरीके से डिराइव कर सकते हो, वो आज की वीडियो के अंदर हम सीखेंगे। तो आज का वीडियो जो बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस आज की वीडियो के अंदर इंक्लूडेड है। और जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग जो फॉर्मूलाज और जो स्पेशल केसेस डिस्कस करने वाले हैं वो लगभग हर बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर पूछे जाता है। हमारी ये जो सीरीज है इसका टारगेट क्या है, तो ये कोई एग्जाम स्पेसिफिक सीरीज नहीं है। इसके अंदर हम और भी गहराई के अंदर जाकर आपकी जो रूट कॉज है उसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। और रूट कॉज है आपका फियर ऑफ फिजिक्स। तो अगर आपका वो फियर मैंने खत्म कर दिया, जो कि मैं 100% खत्म करूंगा इस सीरीज के माध्यम से, तो आप बोर्ड्स भी फोड़ सकते हो, नीट का एग्जाम भी फोड़ सकते हो और जेई का एग्जाम भी फोड़ सकते हो। सो आपको इसको इस सीरीज को किस एग्जाम के लिए यूज करना है, दैट इज टोटली अप टू यू। मेरा काम है आपका फिजिक्स का डर खत्म करना। तो इनफ फॉर इंट्रोडक्शन, शुरुआत करते हैं आज का वीडियो हम लोग। तो सबसे पहले हम एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन यहां पर देखेंगे। एक स्ट्रेट वायर की वजह से किसी पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड किस तरीके से निकाली जाती है। तो फॉर्मूला हमारे पास में है, जो मैग्नेटिक फील्ड होती है एक स्ट्रेट वायर है, इससे परपेंडिकुलर डी डिस्टेंस पर एक पॉइंट है। अब डी डिस्टेंस पर तो बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं, तो हमें और भी चीजें मेंशन करनी पड़ेगी। डी डिस्टेंस पर तो ये वाला पॉइंट भी हो सकता है, ये वाला पॉइंट भी हो सकता है, ये वाला पॉइंट भी हो सकता है, ये वाला पॉइंट भी हो सकता है। ये सारे के सारे पॉइंट्स ही डी डिस्टेंस पर है। तो हमें कुछ चीजें और मेंशन करनी पड़ेगी। हमें बताना पड़ेगा कि ये वाला पॉइंट जो है ये अपर एंड को मिलाने पर θ1 एंगल बना रहा है और लोअर एंड को मिलाने पर θ2 एंगल बना रहा है विथ द लाइन दैट इज परपेंडिकुलर टू द वायर फ्रॉम दैट पॉइंट, राइट। तो अब आपका जो पॉइंट है वो यूनिक बन चुका है। एकमात्र पॉइंट ऐसा होगा जो कि ये वाला काम कर रहा होगा, मतलब इस प्लेन के अंदर एकमात्र पॉइंट ऐसा होगा, राइट। तो फॉर्मूला ऑलरेडी हमारे पास में है कि इस पॉइंट के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो μ0I अपॉन 4πd sin θ1 प्लस sin θ2 इसके इक्वल होती है। और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हम लोग कैसे निकालते हैं, यूजिंग राइट हैंड थंब रूल। तो हम क्या करेंगे, हमारे राइट हैंड के थंब को करंट की डायरेक्शन में रखेंगे, है ना, और हथेली को उस तरफ रखेंगे जिस तरफ हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है, और फिर उंगलियों को कर्ल करेंगे। तो आपको पता पड़ जाएगा कि मैग्नेटिक फील्ड गोइंग इनसाइड द प्लेन ऑफ द पेपर होनी चाहिए या कमिंग आउटसाइड द प्लेन ऑफ द पेपर। इन दैट केस योर मोबाइल स्क्रीन होनी चाहिए, ठीक है ना। तो वो लोग आप यूजिंग राइट हैंड थंब रूल आसानी से फिगर आउट कर सकते हो। तो जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना, उनके लिए तो ये फॉर्मूला ही काफ़ी है। इस फॉर्मूले को अप्लाई करके वो डिफरेंट तरीके के न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं। बट जो लोग बोर्ड्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए इस फॉर्मूला को डिराइव करना भी इंपॉर्टेंट है ना, खासकर जो स्टेट बोर्ड्स की प्रिपरेशंस कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अपन फटाफट से इसकी डेरिवेशन देख लेते हैं, ठीक है ना, कैसे अपनों ने इसको डिराइव किया। तो इसको डिराइव करने के लिए हमने क्या करा, क्योंकि हमारे पास में एकमात्र हथियार है दैट इज बायो-सावर्ट लॉ, तो हमने उसी को अप्लाई किया। तो हमने यहां से एल डिस्टेंस पर एक
छोटा सा एलिमेंट ले लिया dl, कितनी डिस्टेंस के ऊपर, l डिस्टेंस के ऊपर, ठीक है। और सबसे पहले हमने इस एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालना सीखा। तो इस एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे तो हमें सबसे पहले इस एलिमेंट से इस पॉइंट की, जिस पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, इसकी डिस्टेंस चाहिए होगी, है ना। तो इस डिस्टेंस को हमने लिख दिया दैट इज r। क्या लिख दिया हमने इस डिस्टेंस को, हमने इसको लिख दिया r, ठीक है। अब हमारे पास में एलिमेंट आ गया, डिस्टेंस आ गई, अब हमें इन दोनों के बीच का एंगल चाहिए। तो जो dl की डायरेक्शन होगी वो तो इस तरफ होगी, है ना, और जो पोजीशन वेक्टर है r, उसकी डायरेक्शन ऑलरेडी मैंने शो कर दी, ये पोजीशन वेक्टर की डायरेक्शन है। तो इन दोनों के बीच का एंगल जो है इसको मैं ले लेता हूं थीटा, इसको मैंने क्या ले लिया, थीटा ले लिया, ठीक है। नाउ इस एलिमेंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी तो हम लिखेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एलिमेंट, ये कितनी होगी। तो ये तो बायो-सावर्ट लॉ बता देगा हमें, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl साइन थीटा डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। अब नोटिस करो, आप अलग अलग जगह पर एलिमेंट लोगे तो आपका dl तो खुद डिफरेंशियल फॉर्म में है ही, साथ ही साथ में थीटा जो है वो भी चेंज हो जाएगा। मान लो आपने एलिमेंट यहां ना लेके यहां पर लिया होता तो फिर आपका थीटा चेंज हो जाता, फिर थीटा ये हो जाता। अगर आपने यहां पर लिया होता तो भी थीटा चेंज हो जाता, फिर थीटा ये वाला एंगल हो जाता। साथ ही साथ में आपकी डिस्टेंस r जो है वो भी वेरी करेगी। मतलब आपने एलिमेंट यहां पर लिया है तो डिस्टेंस r ये है, यहां पर लेते तो डिस्टेंस और कम हो जाती, यहां पर लेते डिस्टेंस अलग होती, यहां पर लेते डिस्टेंस अलग होती, यहां पर लेते डिस्टेंस अलग होती। तो यहां पे एक चक्कर पड़ गया कि हम लोग नॉर्मली क्या करते थे, dB फाइंड आउट करते थे और उसका इंटीग्रेशन कर देते थे। आज तक इंटीग्रेशन करना बहुत आसान था, जैसे पिछले केस में हम केवल और केवल इंटीग्रेशन किसका करते थे, dl का, और वो बड़ी आसानी से हमें पता पड़ जाता कि टोटल लूप की लेंथ लेनी है, टोटल आर्क की लेंथ लेनी है। बट यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर तो थीटा और r भी वेरी कर रहे हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि ये जो तीन चीजें जो कि वेरी कर रही हैं, इनको सबसे पहले किसी एक की फॉर्म में रखना पड़ेगा, तब जाके हमारा काम आसान हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, बाकी के दो को, मतलब dl को और r को थीटा की फॉर्म में लाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, ठीक है ना, सबसे पहले हम लोग कर रहे हैं r इन फॉर्म ऑफ थीटा, r को थीटा की फॉर्म में लिखने की कोशिश कर रहे हैं। और उसके लिए हम किसको यूज करेंगे, हमारे ट्राइंगल को यूज करेंगे। इफ दिस एंगल इज थीटा देन दिस एंगल इज डेफिनेटली 180 डिग्री माइनस थीटा। So for this angle 180 degree minus theta, the ratio 10, that is 10 180 degree minus theta, ये किसके इक्वल हो जाएगा, परपेंडिकुलर, that is d divided by base, that is l। और 10 180 डिग्री माइनस थीटा जो होता है वो किसके इक्वल होता है, माइनस ऑफ 10 थीटा के इक्वल होता है, क्योंकि 180 माइनस थीटा का मतलब है सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में 10 जो होता है वो नेगेटिव होता है, एंड 180 माइनस थीटा वाला रूल लगाएंगे तो 10 180 माइनस थीटा जो होता है वो नेगेटिव 10 थीटा के इक्वल आता है। तो यहां से हमें पता पड़ गया कि आपका माइनस 10 थीटा जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, d अपॉन एल के इक्वल हो जाएगा, है ना। अपन सबसे पहले l को लिखने की कोशिश करें, मैंने r गलत लिख दिया, सबसे पहले l को लिख रहे हैं। तो यहां से जो l होगा वो कितना हो जाएगा, माइनस d कॉट थीटा के इक्वल हो जाएगा। l को एक तरफ ले आएंगे, tan थीटा को नीचे ले जाएंगे, 1 अपॉन tan थीटा को कॉट थीटा लिखा जा सकता है। एंड दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे तो l तो आ जाएगा डिफरेंशियल फॉर्म में, दैट इज dl माइनस d, ये कांस्टेंट है, और कॉट थीटा का जो डिफरेंशिएशन होता है वो कितना होता है, माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा एंड d थीटा। तो फाइनली मेरे को पता पड़ गया कि dl जो होगा उसको लिखा जा सकता है d कॉसेक स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा टाइम्स d थीटा। तो ये सबसे पहली चीज हमारे पास में आ गई जो कि हम लाना चाहते थे। हम लोग एक किसी डिफरेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते थे और वही काम हमने यहां पर किया है, ठीक है। चलो, तो ये तो पहली चीज हमारी कन्वर्ट हो गई। फिर दूसरी चीज को कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। नाउ वी आर कन्वर्टिंग r
इन फॉर्म ऑफ थीटा, आर को थीटा की फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं। तो अगेन सेम ट्राइंगल यूज करेंगे, बट अब की बार हमें आर को इन्वॉल्व करना है। तो अब की बार हम लोग कौन सा रेशियो लेंगे, अब की बार हम लेंगे साइन 180 डिग्री माइनस थीटा। तो अब की बार ये हो जाएगा आपका d अपॉन परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस, दैट इज r, एंड साइन 180 डिग्री माइनस थीटा इज नथिंग बट साइन थीटा इज d अपॉन r। तो सिंपली r जो होगा वो हो जाएगा d अपॉन साइन थीटा। तो आपने सक्सेसफुली r को भी किसकी फॉर्म में लिख लिया, साइन थीटा की फॉर्म में लिख लिया, ठीक है ना। तो आपने r को भी सक्सेसफुली थीटा की फॉर्म में लिख लिया। चलो ये भी काम हो गया। तो अब हम इंटीग्रेशन करने के लिए तैयार हैं, ठीक है। अब हम इंटीग्रेशन करने के लिए तैयार हैं क्योंकि हमारे सारे वेरिएबल्स जो है वो मैनिपुलेट हो चुके हैं। तो अब हमारी जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगी वो हम निकाल सकते हैं। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड दैट इज B, वो हो जाएगी इंटीग्रेशन ऑफ dB, है ना। और इंटीग्रेशन ऑफ dB करेंगे तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I, dl की जगह अपन लिख सकते हैं d टाइम्स d थीटा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा। ये मैंने किसकी जगह रखा है, dl की जगह रखा है। फिर एक साइन थीटा ऑलरेडी रखा हुआ है ना, और नीचे r स्क्वायर है। तो r स्क्वायर का मतलब हो जाएगा d स्क्वायर एंड साइन स्क्वायर थीटा चला जाएगा ऊपर की तरफ। अब देखो क्या क्या कैंसिल आउट हो गया। तो एक d से d की एक पावर कैंसिल आउट हो जाएगी, साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा। एंड आप जब नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालने जाओगे तो म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई d, ये सब बाहर आ जाएंगे क्योंकि ये सब कांस्टेंट है, और केवल इंटीग्रेशन के अंदर फंसा हुआ रह जाएगा साइन थीटा d थीटा। अब नोटिस करो आपका थीटा कहां से कहां जा सकता है। आपका थीटा जो है, ठीक है, वो यहां से इस पॉइंट से, ठीक है, इसको अपनों ने नाम दे दिया φ1, और इस पॉइंट को अपनों ने नाम दे दिया, इस पॉइंट को अपनों ने नाम दे दिया φ2। ये φ1 किसके इक्वल है, अगर आप नोटिस करोगे तो इट इज क्लियरली इक्वल टू 90 माइनस θ2। इट इज क्लियरली इक्वल टू 90 माइनस θ2। एंड ये φ2 किसके इक्वल है, इट इज क्लियरली इक्वल टू 90 प्लस θ1, ठीक है। तो इसको अपन φ1 लिख देते हैं, है ना, और इसको अपन φ2 लिख देते हैं, ठीक है, ताकि थोड़ा सा मैच कर जाए। तो हमारा जो एंगल थीटा है वो कहां से कहां पर वेरी कर रहा है, वो वेरी कर रहा है φ2 से φ1 की तरफ, है ना। नोटेशन आप अपने भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई d। साइन थीटा का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस थीटा, एंड अभी हमें लिमिट रखनी है φ2 से φ1, ठीक है। तो अल्टीमेटली हमारा आंसर आएगा म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई d टाइम्स कॉस φ2 तो हो जाएगा पॉजिटिव, माइनस कॉस φ1 रह जाएगा नेगेटिव। अब φ2 की जगह रखो, तो φ2 की जगह आप रखोगे कितना, 90 माइनस θ2। तो cos 90 माइनस θ2 किसके इक्वल हो जाएगा, साइन θ2 के इक्वल हो जाएगा। तो अल्टीमेटली ये आ जाएगा आपका म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई d cos 90 माइनस θ2 किसके इक्वल होता है, साइन θ2 के इक्वल होता है। एंड φ1 की जगह रखोगे आप 90 प्लस θ1, एंड cos 90 प्लस θ1 जो होता है वो माइनस साइन θ1 के इक्वल होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो आ जाएगा प्लस साइन θ1। और इस तरीके से हम लोग हमारा फाइनल फॉर्मूला जो है वो डिराइव कर सकते हैं। सो दिस डेरिवेशन इज ओनली इंपॉर्टेंट फॉर दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर बोर्ड्स, जो कि अभी क्लास 12 के अंदर है और बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हैं, ना। तो स्टेप्स ध्यान रखो कि हमें पहले बायो-सावर्ट लॉ लगाना है, उसके बाद में जो R है और जो dl है उसको थीटा की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, एंड देन वी हैव टू इंटीग्रेट। और इंटीग्रेट करने के बाद में हमें जो फाइनल फॉर्मूला है वो उस पॉइंट के द्वारा एंड्स को मिलाने पर बनाए गए एंगल्स की फॉर्म में लिखना है ना।
ठीक है, तो ये आपका एक प्रॉपर फॉर्मूला और प्रॉपर डेरिवेशन जो है वो तैयार हो चुकी है। अब हमारे पास में जो फॉर्मूला है ना, इसको हम कुछ स्पेशल केसेस के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। तो पहला स्पेशल केस हो गया जो कि अक्सर हमारे काम आता है, मैक्सिमम केसेस में यही काम आएगा कि हमारा वायर जो है ना वो इनफाइनाइट लेंथ का वायर है। अब इनफाइनाइट लेंथ के वायर को भी आप दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हो। पॉइंट के रिस्पेक्ट में जो वायर है वो दोनों साइड में इनफाइनाइट तक एक्सटेंड हो रहा है, मतलब आप पॉइंट के रेस्पेक्ट में देखोगे तो वायर इधर भी इन्फिनिटी तक जा रहा है और इधर भी इन्फिनिटी तक जा रहा है ना। तो ये भी इनफाइनाइट वाला केस हो गया। और एक केस ऐसा हो सकता है कि आप पॉइंट के रेस्पेक्ट में देखोगे तो वायर केवल और केवल एक ही तरफ इनफाइनाइट तक एक्सटेंड हो रहा है, दूसरी तरफ वायर का कोई भी हिस्सा प्रेजेंट नहीं है। तो इन दोनों ही केसेस में मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू अलग अलग होगी। जो एंड्स के पास वाले पॉइंट से वहां पर अलग होगी और जो बीच वाले पॉइंट से वहां पर अलग होगी। कैसे निकालेंगे? तो देखो, आप लोग जब भी पॉइंट से एंड को ज्वाइन करते हो, θ1 θ2 क्या थे? आपका जो पॉइंट है उसको एंड से ज्वाइन करो। तो अगर एंड यहां पर होता तो आपका θ1 ये हो जाता, यहां पर होता θ1 ये हो जाता, यहां पर होता θ1 ये हो जाता। तो बढ़ते चले जा रहा है, 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 और अगर इनफाइनाइट पर ज्वाइन करोगे तो अल्टीमेटली आपका थीटा कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। सिमिलरली इधर भी आपका एंड बढ़ते चले जा रहा है, बढ़ते चले जा रहा है, आपको तो अल्टीमेटली इनफाइनाइट को ज्वाइन करना है, और इनफाइनाइट को ज्वाइन करने के चक्रों में आपको जो एंगल बनाना पड़ेगा वो कितना बनाना पड़ेगा? 90 डिग्री बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर θ1 भी 90 डिग्री हो जाएगा, θ2 भी 90 डिग्री हो जाएगा। फॉर्मूले में रखेंगे साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री, इसकी भी वैल्यू 1 है, इसकी भी वैल्यू 1 है, 1 + 1 2 हो जाएगा, 2 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, और आपका फॉर्मूला आ जाएगा μ0I डिवाइडेड बाय 2πd। तो ये उन पॉइंट्स के लिए है जो वायर के बीच वाले हिस्से में, मतलब जहां से वायर को देखने पर वायर दोनों तरफ इन्फिनिटी तक एक्सटेंड होते हुए नजर आ रहे हैं। अगर मान लो हमारा पॉइंट जो है इट इज नियर बाय द एंड, किसी एक एंड के पास में है, तो यहां से ये वाला जो एंगल बन रहा है वो तो बन रहा है आपका 90 डिग्री, बट जो दूसरा वाला एंगल है वो कितना बन रहा है? आपका 0 डिग्री बन रहा है ना। तो एक एंगल 90 डिग्री हो गया, एक एंगल आपका 0 हो गया, तो एक हो गया साइन 90, एक हो गया साइन 0, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 0, तो अल्टीमेटली 1 रहेगा, और आपका फॉर्मूला आ जाएगा μ0I डिवाइडेड बाय 4πd। तो ये दो स्पेशल केसेस है जहां पर आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि पॉइंट जो है वो वायर के रिस्पेक्ट में कहां पर है, बीच वाले हिस्से में लाया करता है या फिर किसी एक एंड के पास में लाया करता है। और अधिकतम जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं या पूछे जाने के चांसेस है उसमें सेकंड वाला केस जो है वो ज़्यादा यूज होता है। तो एक बार नोटिस करना, इस चीज़ को जरूर नोटिस करना क्वेश्चन करने से पहले, ठीक है ना। चलो अब देखो, एक स्पेशल केस हम लोग यहाँ पर और डिस्कस कर रहे हैं। मान लो हमारा जो वायर है ना वो एक रेगुलर पॉलीगन की शेप में हमें लूप बना के दे दिया गया। सर्कुलर लूप नहीं है, एक रेगुलर पॉलीगन है, मतलब जैसे ट्रायंगल हो सकता है ना, इक्विलैटरल ट्रायंगल हो सकता है, जैसे स्क्वायर हो सकता है ना, जैसे पेंटागन हो सकता है, रेगुलर पेंटागन जिसकी सारी साइड सेम हो, ठीक है ना, हेक्सागन हो सकता है, एंड सो ऑन, राइट। तो आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है एट द सेंटर ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन जिसके अंदर करंट I फ्लो हो रही है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पॉलीगन की हर साइड जो है उसको एक स्ट्रेट वायर मान सकते हैं। हम लोग उस साइड की वजह से सेंटर के ऊपर क्या निकालेंगे, सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, और फिर उसको नंबर ऑफ साइड से अपन मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि हर साइड की वजह से सेम मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, हमने एक पॉलीगन लिया, सपोज करो उसके अंदर n साइड्स है, और उसकी हर साइड जो है वो कितने लेंथ की है? a लेंथ की है। तो मैंने वो साइड यहाँ पर शो करी है, मैंने पूरा का पूरा पॉलीगन शो नहीं करा। अब पॉलीगन की जो साइड होती है वो सेंटर पर कितना एंगल बनाती है? तो आप क्या करो, 360 डिग्री को नंबर ऑफ साइड से डिवाइड कर दो। जैसे आप ट्रायंगल का केस लो, कोई पूछे कि बताओ ट्रायंगल की जो एक साइड है वो सेंट्रोइड पर कितने एंगल बनाती है? तो बेसिकली 3 एंगल बन रहे होते हैं, है ना, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। यानी कि आपने 360 डिग्री को 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, यानी कि ट्रायंगल की साइड जो है वो
सेंटर के ऊपर कितने डिग्री का एंगल बनाती है? 120 डिग्री का एंगल बनाती है इक्विलैटरल ट्रायंगल की साइड। स्क्वायर की बात करें तो वो 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। 360 को आप 4 हिस्सों में डिवाइड कर दो एंड सो ऑन। तो हमारे पास में जो पॉलीगन है उसके अंदर n साइड्स हैं, तो हमारी पॉलीगन की जो साइड है वो अपने सेंटर के ऊपर कितना एंगल बना रही होगी? 2 पाई डिवाइडेड बाय n। और आपने इस लाइन से उस एंगल को भी 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, तो ऊपर वाला एंगल हो जाएगा पाई डिवाइडेड बाय n और नीचे वाला एंगल हो जाएगा पाई डिवाइडेड बाय n। तो हमें बेसिकली θ1 की वैल्यू पता पड़ गई और हमें बेसिकली θ2 की वैल्यू पता पड़ गई। तो हम एक साइड की वजह से कितनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होने वाली है सेंटर पर वो आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमें θ1 पता पड़ गया, दैट इज पाई बाय n। हमें θ2 पता पड़ गया, दैट इज पाई बाय n। हमारे पास में फॉर्मूला है μ0I/4 पाई d। अब ये जो डिस्टेंस है ये कितनी होगी? तो इसको भी हम लोग चाहें तो a और एंगल की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो आप अगर ये वाला ट्रायंगल पकड़ोगे तो इसके अंदर 10 पाई डिवाइडेड बाय n किसके इक्वल होगा? a/2 डिवाइडेड बाय d के इक्वल हो जाएगा। तो फिर d किसके इक्वल आ जाएगा? a डिवाइडेड बाय 2 10 पाई बाय n के इक्वल आ जाएगा। बस, तो मैंने यही d की वैल्यू a डिवाइडेड बाय 2 पाई बाय n, ये तो आप आसानी से निकाल सकते हो। तो हमने d की जगह तो क्या रख दिया? a डिवाइडेड बाय, तो डिवाइडेड बाय है तो ऊपर चला जाएगा 2 10 पाई बाय n। फिर साइन ऑफ θ1 प्लस साइन ऑफ θ2, तो दोनों एंगल सेम है तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ साइन पाई बाय n। ये 2 और ये 4 आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो अल्टीमेटली एक साइड की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी वो हो जाएगी μ0I/πa टाइम्स साइन पाई बाय n टाइम्स 10 पाई बाय n। और इसको आप एज ए फॉर्मूला डायरेक्ट ध्यान भी रख सकते हो। टोटल मैग्नेटिक फील्ड जो होगी, तो हम लोग n साइड्स हैं तो हमारे इस एक्सप्रेशन को हम n से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा n टाइम्स μ0I/πa साइन पाई बाय n टाइम्स 10 पाई बाय n। इस तरीके से हम लोग आसानी से ये वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके अंदर कोई दिक्कत हमें नहीं होनी चाहिए। तो अब इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो कि आपके सामने आ चुके हैं। जैसे आपसे कोई कह सकता है कि बताओ एक इक्विलैटरल ट्रायंगल के सेंटर पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही होगी? तो हमारा फॉर्मूला था B इज इक्वल टू नंबर ऑफ साइड्स टाइम्स μ0I/πa। हर साइड की लेंथ कितनी दे रखी है? a दे रखी है। साइन पाई बाय n, तो नंबर ऑफ साइड्स कितनी है? 3 एंड 10 पाई बाय n, नंबर ऑफ साइड्स कितनी है? 3 है। तो हमारा आंसर आ जाएगा 3 टाइम्स μ0I/πa साइन पाई बाय 3 मतलब साइन 60 डिग्री, और साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3 डिवाइडेड बाय 2। 10 पाई बाय 3 यानी कि 10 60 डिग्री, और 10 63 डिग्री की वैल्यू होती है आपकी √3। तो √3 और √3 मल्टीप्लाई होके कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे, और 3 और 3 मल्टीप्लाई होके हो जाएंगे 9। तो ये हो जाएगा 9 डिवाइडेड बाय 2 μ0I/πa। ये आपका फाइनल आंसर होगा। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपके लिए होमवर्क है। आप लोगों को सिंपल फॉर्मूला अप्लाई करना है, और जो भी इसका आंसर आएगा वो मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है, और मुझे पता तो चले कि आप में से कितने सारे बच्चे इस वीडियो को उस पॉइंट तक देख रहे हैं। क्योंकि यार यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म के ऊपर मुझे नहीं लगता कि शायद इस कंटेंट को कोई देखता भी होगा सीरियसली, और अगर कोई देखता है तो उसको मिरेकल वर्ड जो है उसकी अहमियत पता चल गई होगी अभी तक तो, कम से कम, ठीक है ना। चलो, लेकिन मैं अपना कर्म कर रहा हूँ। मैं भगवान कृष्ण का एक बहुत बड़ा भक्त हूँ, ये मान लो। मुझे केवल और केवल काम करने के अंदर मज़ा आता है। मुझे नहीं फ़र्क पड़ता कि इस कंटेंट को कौन देख रहा है, कितना सीरियसली देख रहा है, ठीक है ना। और जब तक मुझे मज़ा आएगा तब तक मैं इस काम को करता रहूँगा, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ व्हाट आई एम गेटिंग आउट ऑफ इट, राइट। खैर, अगर आप यहाँ तक देख रहे हो इस वीडियो को तो यू विल हैव टू पुट अ लिटिल बिट एफर्ट। इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, आंसर देना, मज़ा तभी आएगा, ठीक है ना। ठीक है, चलो। लेकिन मान लो सेम क्वेश्चन हमसे पूछा जाता और हमें ऐसा बोला जाता कि अब की बार करंट एंटर कर रही है,
तो यहां से करंट एंटर कर रही है ना, फिर दो हिस्सों में डिवाइड हो रही है, इधर I1 और इधर I2, एंड फिर वापस से ऐड होके वापस बाहर निकल रही है। या फिर वही सेम केस कि करंट यहाँ से एंटर कर रही है, दो हिस्सों में डिवाइड हो रही है, ये इधर से घूम घाम के आएगी और ये इधर उड़ेगी, वापस से ऐड होंगी, वापस से I करंट बाहर निकल जाएगी। तो इस केस में सेंटर के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी? तो जिसने लास्ट वीडियो देखा है वो इन दोनों क्वेश्चंस को आसानी से कर सकता है बिना पेन चलाए, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको देना है, बट इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपको लास्ट वीडियो देखना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आसानी से दिया जा सकता है, ठीक है, आसानी से दिया जा सकता है। बस आपको क्या देखना होगा? पिछला वीडियो देखना होगा, मतलब डे 32 का वीडियो आपको देखना होगा। तो अगेन दिस इज होमवर्क फॉर यू, है ना, ये आपके लिए होमवर्क है, आपको मुझे बताना है। जिन्होंने पिछला वीडियो देखा होगा वो डेफिनेटली इसका आंसर करेंगे, और बहुत आंसर है, बहुत सिंपल है इसका आंसर। मैंने वहां पर डायरेक्ट आपको बताया था, एक सिंपल सा केस लिया था और मैंने बताया था कि इस केस को आप किसी भी तरीके के लूप के लिए अप्लाई कर सकते हो। सो देखते हैं, देखिए किस किस बच्चे ने लास्ट वीडियो देखा है और कौन कौन आंसर कर पाएगा इसको। एक और तरीके का क्वेश्चन देखते हैं। अब हमें दो वायर दे रखे हैं, है ना, और दोनों वायर्स कैसे, आप बोलोगे सर हमें तो वायर्स दिख ही नहीं रहे, तो दोनों वायर्स आपके स्क्रीन के परपेंडिकुलर रखे हुए हैं। तो जो डॉट दिख रहा है ना आपको, वो बेसिकली वायर स्क्रीन के परपेंडिकुलर रखा हुआ है और उसमें करंट स्क्रीन से बाहर निकलती हुई फ्लो हो रही है ना। और जो क्रॉस है इसका मतलब वायर परपेंडिकुलर रखा हुआ है और करंट स्क्रीन के अंदर जाती हुई फ्लो हो रही है ना। तो हमें वो पॉइंट निकालना है जहां पर मैग्नेटिक फील्ड 0 है, उसकी हमें डिस्टेंस निकालनी है। कैसे निकालेंगे? तो देखो सबसे पहले तो हम लोग है ना डायरेक्शन की ध्यान रखेंगे। डायरेक्शन का मतलब कैसा था, मैंने बताया था आपको अंगूठे को करंट की डायरेक्शन में रखना होता है और फिर उंगलियों का कर्ल आपको बता देता है कि आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो किस डायरेक्शन में होगी, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें जो 5 एम्पियर वाला है ना, इसकी वजह से इस वाले हिस्से में जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी और इसकी वजह से इस वाले हिस्से में जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, इस वाले हिस्से का मतलब है दोनों के बीच वाला हिस्सा है, उस हिस्से में जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी उसकी वैल्यू, उसकी डायरेक्शन कैसी होगी। तो देखो 5 एम्पियर वाली जो करंट है वो स्क्रीन से बाहर आ रही है, स्क्रीन से बाहर आ रही है। अंगूठे को आप रखो स्क्रीन से बाहर, अपने ऐसे स्क्रीन के ऊपर रख लो, ठीक है ना, ये जैसे स्क्रीन है तो इसके ऊपर रख लो। तो उंगलियों का कर्ल बता देगा कि आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किस डायरेक्शन में होनी चाहिए। तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड आपको मिलेगी अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर, है ना। और अगर अपन क्रॉस इस डायरेक्शन में रखेंगे और B2 वाला जो पॉइंट है वहां पर अगर अपन उंगलियों का कर्ल देखेंगे तो ये भी हमें मिलेगी अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर। और ये काम आपको करना है, आपकी स्क्रीन पे पॉज करना आप और एक्चुअल में करके देखना कि सर सही तो बोल रहे हैं ना। अब आप नोटिस करो दोनों मैग्नेटिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में है, इसका मतलब है दोनों एक दूसरे से ऐड होंगी, दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं कर पाएंगी, यानी कि आपकी नेट मैग्नेटिक फील्ड बीच वाले हिस्से के अंदर तो 0 नहीं हो सकती। अब हम यहां पर आते हैं, तो यहां पर B1 जो होगी वो अपवर्ड डायरेक्शन में होगी और अब की बार B2 जो होगी वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी। करके देखना है आप, क्रॉस डायरेक्शन में रखना और इस वाले पॉइंट पे देखोगे तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मिलेगी आपको। नाउ देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को क्या कर जाए, कैंसिल आउट कर जाए। आप बोलोगे सर हम 5 एम्पियर वाली साइड पर भी तो ले सकते थे ऐसा पॉइंट, वहां पर भी दोनों मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के अपोजिट होती, बट वहां पर 0 होने के चांसेस 0 है। क्यों? क्योंकि वो वाला पॉइंट 5 एम्पियर वाले वायर के पास में है। तो आपकी करंट ज्यादा है तो उससे दूर आप चले जाओ, ताकि जिसके पास करंट कम है उसके पास रहोगे तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इक्वल मैग्नीट्यूड वाली प्रोड्यूस हो पाएगी। क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की जो मैग्नीट्यूड है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो जिसका करंट ज्यादा है उससे आपको दूर रहना है और जिसका करंट कम है उसके आपको पास रहना है। इसलिए मैंने आपको 2 एम्पियर वाली साइड के ऊपर लेने के लिए बोला है, बाकी आप खुद ले लो। तो मान लो यहां से x डायरेक्शन पर, मान लो यहां से x डायरेक्शन पर वो पॉइंट है जहां पर हमारी मैग्नेटिक फील्ड 0 है। तो हम सबसे पहले B1 की वैल्यू निकालेंगे।
तो B1 की वैल्यू आ जाएगी म्यू नॉट टाइम्स करंट हो जाएगा 5 एम्पियर डिवाइडेड बाय इनफाइनाइट लेंथ का वायर है और ये बीच वाला पॉइंट है, तो हमारा फॉर्मूला लगेगा 2 पाई, डिस्टेंस हो जाएगी 6 सेंटीमीटर, डिस्टेंस हो जाएगी 6 सेंटीमीटर प्लस x। ये तो हमारे B1 की वैल्यू हो जाएगी और B2 की वैल्यू हो जाएगी म्यू नॉट इंटू करंट हो जाएगा हमारा 2 एम्पियर डिवाइडेड बाय 2 पाई और डिस्टेंस कितनी हो जाएगी केवल और केवल x सेंटीमीटर। डायरेक्ट सेंटीमीटर में निकाल लेंगे अपन आंसर। और क्योंकि ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के अपोजिट है तो मैग्नीट्यूड में आपस में इक्वल होनी चाहिए, तो इन दोनों को इक्वल कर दो आपस में। तो इन दोनों को जब इक्वल करोगे आपस में तो म्यू नॉट टाइम्स 2 डिवाइडेड बाय 2 पाई टाइम्स x, ये किसके इक्वल आ जाएगा म्यू नॉट टाइम्स 5 डिवाइडेड बाय 2 पाई इंटू 6 सेंटीमीटर प्लस x, इसके इक्वल आ जाएगा। तो म्यू नॉट से म्यू नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 6 करोगे तो आएगा 12 सेंटीमीटर, 2 इंटू एक्स करोगे तो ये आ जाएगा 2x और 5 इंटू एक्स करोगे तो ये आ जाएगा 5x। 5x माइनस 2x करोगे तो 12 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 3x, तो x की वैल्यू आ जाएगी 12 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 3 दैट इज 4 सेंटीमीटर। तो जो 2 एम्पियर वाला वायर है उससे 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर बाहर की तरफ जो पॉइंट होगा वहां पर आपको नेट मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 0 मिलेगी। ये हमने फाइनली फिगर आउट कर लिया है। सो इस तरीके के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं, बिल्कुल टिपिकल टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं, इनसे घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो ये देखो अब, तो यहां पर आपको कहा गया है कि a circular loop of a wire and a long straight wire carry current IC and IE। तो इसके अंदर IC करंट फ्लो हो रहा है और इसके अंदर IE करंट फ्लो हो रहा है respectively as shown in figure, assuming that these are placed in same plane, एक ही प्लेन के अंदर रखे हुए हैं, the magnetic field will be 0 at the center of the loop when the separation H is। तो देखो जो हमारा लूप है उसमें हमें करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर फ्लो होते हुए नजर आ रहा है, तो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, लूप की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी वो हमें किस डायरेक्शन के अंदर प्रोड्यूस होगी, डॉट डायरेक्शन के अंदर प्रोड्यूस होती हुई नजर आएगी। एंटी क्लॉकवाइज मतलब मैग्नेटिक फील्ड बाहर आती हुई नजर आ रही है डॉट डायरेक्शन के अंदर। और जो स्ट्रेट वायर है उसमें आप रख के देखो अंगूठा स्क्रीन के ऊपर, उंगलियों को कर्ल करो तो वो आपको अंदर जाती हुई नजर आएगी। तो वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो क्रॉस डायरेक्शन में होगी, तो देयर इज पॉसिबिलिटी कि ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड आपस में कैंसिल आउट कर जाएं और एक दूसरे को मिलके मतलब एक मिलके जीरो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर दे। बट ऐसा तो तभी होगा जब इन दोनों का मैग्नीट्यूड आपस में इक्वल हो। तो मैग्नीट्यूड कितना होगा, लूप की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी उसकी वैल्यू हो जाएगी म्यू नॉट टाइम्स करंट दैट इज IC डिवाइडेड बाय 2R, तो 2 टाइम्स रेडियस हो जाएगी आपकी R। और अगर अपन वायर की वजह से निकालें तो वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी म्यू नॉट, करंट हो जाएगी IE डिवाइडेड बाय 2 इंटू पाई इंटू डिस्टेंस हो जाएगी हमारी H। वायर से पॉइंट की जो डिस्टेंस है सेंटर की वो कितनी है, H है, ठीक है। और ये दोनों आपस में इक्वल होने चाहिए, तो म्यू नॉट इंटू IC डिवाइडेड बाय 2R, ये किसके इक्वल हो जाना चाहिए, म्यू नॉट इंटू IE डिवाइडेड बाय 2 पाई H के इक्वल हो जाना चाहिए। म्यू नॉट से म्यू नॉट कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो H की जो वैल्यू है वो आ जाएगी IE डिवाइडेड बाय IC टाइम्स 2 अपॉन पाई, सॉरी R अपॉन पाई, नॉट 2 अपॉन पाई, 2 तो कैंसिल आउट हो चुका है, R अपॉन पाई। तो IE टाइम्स R डिवाइडेड बाय IC टाइम्स पाई, हमारा ऑप्शन नंबर 1 जो है वो करेक्ट हो जाना चाहिए। इतना आसान क्वेश्चन है, दिखने में कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है और कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर। ये देखो, अ वायर कैरिंग करंट I हैज द शेप एज शोन इन एडजॉइनिंग फिगर, जो भी फिगर आपको दिख रहा है यहाँ पर, लीनियर पार्ट्स ऑफ द वायर
are long and parallel to x-axis while semicircular portion of radius r is lying on yz plane. Magnetic field at the point is. तो यहाँ पर दो हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे अपन हमारी प्रॉब्लम को. सबसे पहले तो अपन सेमी सर्कल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे. अब आप नोटिस करो कि अगर आप एक्स एक्सिस पर खड़े हो तो आपको जो सेमी सर्कल है उसके अंदर क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर करंट फ्लो होता हुआ नजर आ रहा है. मतलब आप एक्स एक्सिस के ऊपर खड़े हो, है ना, आप यहां पर खड़े हो, यहां पर खड़े हो और आपको करंट जो है वो कैसा नजर आ रहा है, क्लॉकवाइज नजर आ रहा है. यानी कि आपके हिसाब से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इसके अंदर जाती हुई होनी चाहिए. अंदर जाती हुई होनी चाहिए इसका मतलब है नेगेटिव एक्स डायरेक्शन के अंदर होनी चाहिए. ठीक है, तो सेमी सर्कल की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो हो जाएगी हमारी म्यू नॉट टाइम्स करंट आई डिवाइडेड बाय 4 पाई आर टाइम्स एल्फा. तो सेमी सर्कल कितना एंगल बनाता है, पाई एंगल बनाता है. और किस डायरेक्शन के अंदर है ये, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन के अंदर है. तो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन के अंदर है तो मैंने यहाँ पर माइनस आई कैप से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया. ये तो सेमी सर्कल की वजह से हो गई. अब बात करते हैं अपन वायर्स की वजह से. तो आप वायर्स के अलोंग वही अंगूठे को वायर के अलोंग रखो और पॉइंट जो सेंटर ओरिजिन है वहां पर आप मैग्नेटिक फील्ड निकाल के देखो. तो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही होगी, ठीक है, वो तो क्रॉस डायरेक्शन के अंदर हो रही होगी. और इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही होगी वो भी क्रॉस डायरेक्शन के अंदर प्रोड्यूस हो रही होगी. क्रॉस डायरेक्शन का मतलब है नेगेटिव जेड, है ना, अंदर जाती हुई जेड डायरेक्शन जो एक्स वाई प्लेन है उसके अंदर जाती हुई आपको मैग्नेटिक फील्ड नजर आएगी, मतलब नेगेटिव जेड डायरेक्शन के अंदर. तो जो वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगी, दो वायर हैं तो हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया. वायर के एक एंड के पास में है तो हम कौन सा वाला फॉर्मूला लगाएंगे, म्यू नॉट टाइम्स करंट आई डिवाइडेड बाय 4 पाई. डिस्टेंस कितनी है, वही रेडियस के इक्वल है तो 4 पाई डी होता है. कब, जब पॉइंट जो है वो वायर से एक एंड के पास में हो, बीच वाला हिस्सा नहीं है. ठीक है ना, तो ये आपको ध्यान में रखना है. तो दो वायर्स हैं तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया. हर वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 4 पाई आर. और नेगेटिव जेड डायरेक्शन में है तो मैंने यहाँ पर नेगेटिव की कैप्सिस को मल्टीप्लाई कर दिया. तो अब देखो हमारा आंसर कितना आएगा, दोनों को ऐड करोगे तो नेट मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी हमारी म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर. इसको तो हम लोग कॉमन ले लेते हैं, बाहर ले लेते हैं. नेगेटिव साइन भी हम लोग बाहर निकाल लेते हैं. तो अंदर केवल और केवल क्या रह जाएगा, एक तरफ तो रह जाएगा पाई इंटू आई कैप और एक तरफ रह जाएगा ट्वाइस ऑफ के कैप. तो ये हमारा आंसर आ जाना चाहिए, नेगेटिव म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 4 पाई आर, नेगेटिव म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 4. ये तो सब में ही है, पाई टाइम्स आई कैप प्लस 2 टाइम्स के कैप, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो जाना चाहिए. सो इट्स वेरी सिंपल, वेरी इजी क्वेश्चन. बस थोड़ा सा आपको अपने डायरेक्शंस को थोड़ा सा बोलते हैं ना स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा, तब जाके आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर दोगे. ठीक है, देखो ये जो डायरेक्शन फाइंड आउट करने वाला काम है ना, इट इज अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस. मैंने देखा है कि बच्चे भागते हैं इससे. भागो मत, प्रैक्टिस करो. 1-2 क्वेश्चन में आप खुद से फिगर आउट करो डायरेक्शन कैसे निकाली जाती है. फिर आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. कोई शॉर्टकट, कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है इस डायरेक्शन को निकालने की, है ना. ये चीज आप ध्यान रखा करो. चलो अब हम आते हैं हमारे इस वीडियो के सेकंड सेक्शन के ऊपर, एंड दैट इज अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट लॉ कॉल्ड एम्पियर्स सर्किटल लॉ, है ना. तो इसका स्टेटमेंट क्या होता है, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, राइट. इसका स्टेटमेंट ये होता है कि मान लो आपकी कोई सरफेस है, तो मैंने यहाँ पर ये मटके जैसी सरफेस बनाई है यहाँ पर, है ना. 3 डायमेंशनल सरफेस है. डायग्राम में आपको भले 2 डायमेंशनल नजर आ रही हो. और ये जो है ये इसकी ओपनिंग है, ओपनिंग है. ओपनिंग को अपन यहां पर बोलेंगे बाउंड्री. तो हमारी सरफेस जो है उसकी बाउंड्री यहां पर जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगी. और ये जो सरफेस हमने ली है इसको हमारी कुछ करंट जो है वो पेनिट्रेट करके निकल रही है, आर पार निकल रही है, इसको पेनिट्रेट करते हुए निकल रही है. ठीक है ना. तो एम्पियर्स लॉ जो है वो इस करंट के बारे में, जो कि हमारी सरफेस को पेनिट्रेट करके निकल रही है, मतलब हमारी बाउंड्री के अंदर से पास हो रही है. और इस बाउंड्री के अलोंग जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है उसके लाइन इंटीग्रल के बारे में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बात हमें बताता है. क्या बताता है ये लॉ? हमें बताता है
कि द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अलोंग अ क्लोज्ड बाउंड्री, ध्यान रखो यहां पर बाउंड्री जो है वो क्लोज्ड होनी चाहिए। तो मान लो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, इस पॉइंट पर हो सकता है इस डायरेक्शन में हो, इस पॉइंट पर हो सकता है इस डायरेक्शन में हो। तो बाउंड्री के अलग अलग पॉइंट्स पर मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग मैग्नीट्यूड वाली हो सकती है और अलग अलग डायरेक्शन के अंदर हो सकती है। तो लाइन इंटीग्रल का मतलब क्या होता है? लाइन इंटीग्रल का मतलब होता है कि आप हर पॉइंट पर B डॉट dl की वैल्यू निकालो और फिर उन सब का सम कर दो, क्योंकि B डॉट dl स्केलर प्रोडक्ट है, तो जो भी क्वांटिटी आपको मिलेगी वो स्केलर क्वांटिटी होगी, आप डायरेक्ट उसको ऐड कर सकते हो, ठीक है ना। तो लाइन इंटीग्रल का मतलब होता है आपने जो बाउंड्री चूज करी है उस बाउंड्री के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड जो होगी और जो छोटे छोटे सेगमेंट्स होंगे, बाउंड्री को छोटे 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 हिस्सों में डिवाइड कर देना, इन दोनों के डॉट प्रोडक्ट की फॉर्म में आपको ये इंटीग्रेशन सॉल्व करना है। अब आप बोलोगे कि सर ये इंटीग्रेशन तो हमारे लिए बहुत महाभारत का काम हो जाएगा, है ना, क्योंकि हर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी अलग है और मैग्नेटिक फील्ड और डीएल वेक्टर जो होगा वो बाउंड्री के टेंजेंशियल डायरेक्शन में होगा किसी भी पॉइंट पर। बोले इन दोनों के बीच का एंगल तो हर पॉइंट पर चेंज होता रहेगा, जैसी सिचुएशन आप बता रहे थे, तो हम तो ये इंटीग्रेशन कर ही नहीं पाएंगे, ऑब्वियसली नहीं कर पाओगे, बट यहीं पर हमारा एम्पियर्स लॉ जो है वो हमारे काम आएगा। तो पहले सुन लेते हैं क्या कहते हैं। ये बोलते हैं कि किसी भी बाउंड्री, बस बाउंड्री कैसी होनी चाहिए, क्लोज्ड होनी चाहिए, उसके अलोंग जो लाइन इंटीग्रल की वैल्यू होती है ना, वो बहुत ही सिंपल है, वो सिंपल एक प्रोडक्ट के इक्वल होगी। किस प्रोडक्ट के इक्वल? म्यू नॉट, दैट इज परमेबिलिटी ऑफ वैक्यूम, टाइम्स आई एनक्लोज्ड, इस बाउंड्री के द्वारा घेरी गई जो सरफेस है उसको पेनिट्रेट करने वाली टोटल करंट, और म्यू नॉट के प्रोडक्ट के इक्वल होगी। अब यहां पर ठीक है, सो आई एनक्लोज्ड इज नथिंग बट टोटल करंट पेनिट्रेटिंग द सरफेस एनक्लोज्ड बाय द बाउंड्री, ठीक है ना। अब कुछ बातें इंपॉर्टेंट है। पहली बात, इट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर स्टेडी करंट्स। आप आगे जाके जब ईएम वेव्स के बारे में पढ़ोगे ना, वहां पर आपको पता चलेगा कि जो एम्पियर्स सर्किटल लॉ है इट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर स्टेडी करंट्स, मतलब ऐसी करंट्स जो कि कांस्टेंट है, मतलब जो कि टाइम के हिसाब से वेरी नहीं कर रही, केवल और केवल उन्हीं के लिए एप्लीकेबल होगा। अगर आपकी करंट स्टेडी नहीं है तो डिस्प्लेसमेंट करंट का फंडा जो है वो आ जाएगा। और डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है, कैसे आता है, कैसे हम एम्पियर्स लॉ को इंप्रूव करते हैं, वो सब कुछ हम पढ़ेंगे हमारे ईएम वेव वाले चैप्टर के अंदर, राइट। यहां पर जो शेप ऑफ बाउंड्री है इट डज नॉट मैटर, बाउंड्री की जो शेप है ना इट डज नॉट मैटर, बस यहीं पर खेल खेलना है हमें। अब हमें आज़ादी दे दी गई है कि बाउंड्री की शेप जो है वो तो मैटर करती नहीं है, तो हम जानबूझ के सिमेट्रिकल बाउंड्रीज लेंगे, ऐसी बाउंड्रीज जिनके हर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कांस्टेंट हो और हर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड और डीएल वेक्टर इन दोनों के बीच का एंगल या तो 0 डिग्री हो, 180 डिग्री हो, या फिर बहुत ही बढ़िया 90 डिग्री हो जाए, ठीक है ना। सो वी कैन यूज एम्पियर्स लॉ, हम एम्पियर्स लॉ को यूज कर सकते हैं, है ना। ये जो थर्ड स्टेटमेंट है इसको बहुत अच्छे से पढ़ो मेरे साथ साथ। सो वी कैन यूज एम्पियर्स लॉ बाय चूजिंग अ सिमेट्रिकल बाउंड्री एट विच मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म, जिसमें मैग्नेटिक फील्ड क्या हो, यूनिफॉर्म हो, एंड इट इज आइदर पैरेलल और परपेंडिकुलर टू दी बाउंड्री, मतलब जो डीएल वेक्टर है उसके आइदर पैरेलल हो, टेंजेंशियल डायरेक्शन में हो, या फिर परपेंडिकुलर रेडियल डायरेक्शन में हो, तब जाके हमारा एम्पियर्स लॉ जो है वो हमारे बहुत काम आने लगेगा। क्यों? क्योंकि इससे क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड हर पॉइंट पे कांस्टेंट है और उसका जो एंगल है अगर 90 डिग्री है तो पूरा का पूरा इंटीग्रली कैंसिल हो जाएगा, है ना, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट 90 डिग्री पे 0 हो जाता है। और अगर मान लो पैरेलल है, बी और डीएल आपस में पैरेलल है, तो डॉट प्रोडक्ट वैसे ही हट जाएगा, क्योंकि साइन 0 की वैल्यू, साइन 180 डिग्री की वैल्यू, कॉस 0 की वैल्यू और कॉस 180 डिग्री की वैल्यू जो होती है वो 1 या -1 होती है, फिर थीटा की डिपेंडेंस हट जाएगी, ठीक है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड हमारे बाहर निकल जाएगा और केवल हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा डीएल का, यानी कि हमें केवल और केवल बाउंड्री की टोटल लेंथ को क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो काम हमारा आसान हो जाएगा। और आप नोटिस करोगे कि ये जो लॉ है
ये बिल्कुल एग्जैक्टली मैच कर रहा है हमारे गाउस लॉ से। वहां पर हम लोग क्या करते थे, क्लोज्ड सरफेस लेते थे, उसके छोटे 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 हिस्से करते थे, हर हिस्से से निकलने वाला फ्लक्स हम फाइंड आउट करते थे, फिर हम टोटल फ्लक्स निकालते थे, एंड उस टोटल फ्लक्स की वैल्यू जो होती थी वो हमेशा क्यू एनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट के इक्वल हुआ करती थी। तो वहां पर भी हम लोग जानबूझ के ऐसी सरफेस लेते थे जो सिमेट्रिकल हो, जिसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कांस्टेंट हो, और इलेक्ट्रिक फील्ड और डीएस वेक्टर के बीच का जो एंगल है वो आइदर 90 डिग्री हो या फिर 0 या 180 डिग्री हो। यही तो करते थे, सेम काम हमें यहाँ पर करना है। और आप नोटिस करो कि हम गॉस थ्योरम को यूज क्यों करते थे, ताकि हम कुछ जो कॉम्प्लिकेटेड केसेस हैं उनके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट कर सकें, जो कि हम कुलाम्स लॉ से फाइंड आउट नहीं कर पा रहे थे। सिमिलरली यहाँ पर हमारे पास में बायो-सावर्ट लॉ है, बट वो इतना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है कुछ कुछ केसेस के अंदर कि हम लोग प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान कोई दूसरा लॉ दे दो जिससे हम आसानी से मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट कर सकें। एंड देन कम्स फॉर योर बोलते ना सेवियर, एज योर सेवियर द एम्पियर सर्किटल लॉ। कैसे काम करता है फटाफट से देखते हैं अपन इसको। तो हम इसकी कुछ एप्लीकेशंस देखेंगे। सबसे पहली एप्लीकेशन है मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ थिक स्ट्रेट वायर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ। आप बोलोगे सर इनफाइनाइट लेंथ के वायर की वजह से तो हमने ऑलरेडी मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट कर रखी है। कितनी होती थी, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी, डी मतलब वायर से डिस्टेंस। बट हम लोग वहां पर एक बहुत ही थिन वायर की बात करते थे, है ना। अब हम बात कर रहे हैं एक थिक वायर की, और उसके अंदर हमारा पॉइंट जो है वो आपकी बार उसके बाहर नहीं है, उसके अंदर है। थोड़ा इंटरेस्टिंग केस है, ठीक है ना। तो ये हमारा एक थिक वायर है, डायग्राम से आपको पता पड़ गया होगा काफी थिक है, और वायर के पूरे क्रॉस सेक्शनल एरिया से जो करंट फ्लो हो रही है वो है आई। हमें वायर के अंदर एक्सिस से आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट है, वहां पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। तो हम लोग एम्पियर्स बाउंड्री सबसे पहले चूज करेंगे, दैट इज कॉल्ड एम्पीरियन बाउंड्री, है ना। हम एक क्लोज्ड लूप इमेजिन करेंगे, तो हमने यहां पर एक क्लोज्ड बाउंड्री इमेजिन करी, है ना, जो कि इस एक्सिस को सेंटर मान के खींचा गया एक सर्कल है। अब नोटिस करो यहां पे हर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड और डीएल वेक्टर ये दोनों एक दूसरे के अलोंग होंगे, मतलब दोनों टेंजेंशियल होंगे। मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो हमेशा डीएल वेक्टर के साथ 0 डिग्री का एंगल बना रही होगी। साथ ही साथ में सारे के सारे पॉइंट क्योंकि इक्वल डिस्टेंस पर है, सिमेट्रिक है, तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी सेम होगी। तो हम जैसा चाहते थे वैसा काम कर रही है हमारी ये एम्पीरियन बाउंड्री, ठीक है। अब चक्कर ये पड़ेगा कि हमें केवल और केवल इस बाउंड्री के अंदर से गुजरने वाली करंट चाहिए होगी, यानी कि केवल और केवल ये वाली करंट चाहिए होगी। आई एनक्लोज्ड हमें अगर निकालना है तो सबसे पहले यही करते हैं, काम बड़ा आसान है। हम सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं करंट एनक्लोज्ड बाय द एम्पीरियन बाउंड्री, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हमारी टोटल करंट को टोटल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से डिवाइड कर लेते हैं, और फिर हमें जिस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से निकलने वाली करंट चाहिए उससे हम उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमारी एनक्लोज्ड करंट आ जाएगी आई टाइम्स स्मॉल आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय कैपिटल आर स्क्वायर। कैपिटल आर इज नथिंग बट रेडियस ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ दिस वायर, ठीक है ना। नाउ हमारा जो लाइन इंटीग्रल होगा, वैसे तो बी डॉट डी एल होल इंटीग्रेशन होता है, बट क्योंकि बी कांस्टेंट है और बी डॉट डी एल हमेशा बी इंटू डी एल के इक्वल है, तो बी बाहर आ जाएगा। केवल और केवल इंटीग्रेशन करेंगे डीएल का। डीएल का मतलब हो जाएगा इस बाउंड्री की टोटल लेंथ, और वो हो जाएगी 2 पाई आर। तो अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स लॉ बी डॉट डी एल जो होता है वो म्यू नॉट टाइम्स आई इन के इक्वल होगा। अब हमारे पास में ये भी है और आई इन भी है, वैल्यूज रखते हैं। तो बी इंटू 2 पाई आर म्यू नॉट इंटू आई स्मॉल आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय कैपिटल आर स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। आर से एक आर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 पाई आर स्क्वायर टाइम्स स्मॉल आर। एक बहुत खास बात आप नोटिस कर रहे हो कि आपकी मैग्नेटिक फील्ड इज नो लॉन्गर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस, इट इज नाउ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। तो आपका ग्राफ जो है कई बार पूछ लिया जाता है कि बताओ एक थिक वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड का डिस्टेंस के साथ ग्राफ कैसा होगा। तो जब तक आप वायर के बाहर नहीं आ जाते, है ना, जब तक आप वायर के बाहर नहीं आ जाते तब तक मैग्नेटिक फील्ड जो है वो डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी।
और जैसे ही आप वायर से बाहर निकल जाते हो फॉर्मूला हो जाता है म्यू नॉट आई अपॉन 4πr, ठीक है। तो फिर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाती है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ होगा स्ट्रेट लाइन, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का स्ट्रेट लाइन, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल का आपका रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है। इस तरीके का ग्राफ आपको मिलेगा। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ती चली जा रही, और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड घटने लगी है। सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पर होती है? सरफेस पर होती है, वायर के सरफेस पर होती है। उसकी वैल्यू भी आप फाइंड आउट कर सकते हो यूजिंग लाइक जो भी फॉर्मूला आपके पास में उसको यूज़ करके आप आसानी से वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। एक इंटरेस्टिंग केस जो है ना वो डायरेक्ट एज अ न्यूमेरिकल आता है। वो क्या है? वो आता है कि आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी है इनफाइनाइटली लॉन्ग हॉलो सिलेंड्रिकल कंडक्टर, है ना। अब की बार जो आपको थिक वायर दे रखा है वो खोखला भी है थोड़ा और इंटरेस्टिंग बना दिया केस को। तो देखो बाहर वाले पॉइंट पर, है ना, मतलब आपका जो पॉइंट है वो इनर रेडियस से भी ज्यादा है और आउटर रेडियस से भी ज्यादा, मतलब आप बाहर हो तो बाहर वाले पॉइंट पे तो कोई चेंज नहीं आने वाला। म्यू नॉट टाइम्स टोटल करंट डिवाइडेड बाय 4πr, यहाँ पर r जो डिस्टेंस है वो हमने एक्सिस से मेजर करी है, ठीक है ना। अगर आपके पॉइंट की डिस्टेंस इनर रेडियस से भी कम है, आउटर रेडियस से भी ऑब्वियसली कम है, मतलब आप उस होलो वाले हिस्से के अंदर हो, है ना। अब आप जब होलो वाले हिस्से के अंदर हो तो आप जो एम्पीरियन बाउंड्री ड्रॉ करोगे उसके अंदर तो कोई भी करंट एनक्लोज नहीं होगा, यानी कि आपकी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी हो जाएगी? डेफिनेटली 0 हो जाएगी। इंटरेस्टिंग केस कब होगा? जब आपका जो पॉइंट है वो इनर रेडियस से तो ज्यादा हो बट आउटर रेडियस से कम हो, मतलब जो आपका बॉडी है होलो वायर का उसके अंदर आपका पॉइंट है, मतलब यहां पर बीच में कहीं पे आपका पॉइंट है ना। तो यहां पर थोड़ा सा काम इंटरेस्टिंग हो जाएगा। तो अगेन हमारा फंडा जो है वो सेम रहेगा। हम सबसे पहले एनक्लोज्ड करंट निकालेंगे। तो हम लोगों ने यहाँ पर क्या कर दिया, एक एम्पीरियन बाउंड्री ड्रॉ करी। हम लोग यहाँ से निकलने वाला करंट सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे, ठीक है ना। तो करंट कैसे फाइंड आउट करेंगे? टोटल करंट है हमारा I, और टोटल कितने एरिया से पास हो रहा है? ये पाई इंटू बी स्क्वायर माइनस पाई इंटू ए स्क्वायर। जो खोखला वाला हिस्सा है ना उसको भगा देना, वहां से कोई करंट पास नहीं हो रहा। और आपको कितने हिस्से से फ्लो होने वाला करंट चाहिए? पाई इंटू आर स्क्वायर माइनस पाई इंटू ए स्क्वायर। आपको इतने हिस्से से गुजरने वाला करंट चाहिए। भाई ये तो कर सकते हो ना आप, मैं एक बार बना देता हूं। जैसे ये एक सर्कल हो गया, ठीक है, ये एक बड़ी रेडियस वाला सर्कल हो गया, है ना। और आपको ये वाला सर्कल जो है वो, ये वाला सर्कल आपको चाहिए। तो तीनों की रेडियस अलग अलग है, ध्यान रखना, है ना। ये वाली जो रेडियस है वो है A, ये वाली जो रेडियस है वो है R, और ये वाली जो रेडियस है वो है B। तो आपको पहले अगर ये वाला एरिया निकालना हो, ये वाला एरिया निकालना हो, तो आप कैसे निकालोगे? पाई इंटू बी स्क्वायर में से पाई इंटू ए स्क्वायर को माइनस कर देना। और अगर आपको केवल और केवल ये वाला एरिया निकालना हो, ये वाला एरिया निकालना हो, तो आप कैसे निकालोगे? पाई इंटू आर स्क्वायर में से किसको माइनस कर देना? पाई इंटू ए स्क्वायर को माइनस कर देना। यही काम किया मैंने यहाँ पर। तो आपकी आई एनक्लोज की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी आई इंटू आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। लाइन इंटीग्रल जो होगा वो ऑब्वियसली बी मल्टीप्लाइड बाय जो भी आपकी एम्पीरियर बाउंड्री है उसकी टोटल लेंथ, दैट इज 2πr, है ना। सो 2πr इंटू बी जो होगा वो हो जाएगा म्यू नॉट टाइम्स आई एनक्लोज्ड। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2πr टाइम्स आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। थोड़ा फॉर्मूला कॉम्प्लिकेटेड है, इटसेल्फ एक क्वेश्चन के तौर पर पूछा जाता है, बोर्ड के अंदर भी पूछा जा सकता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर भी पूछा जा सकता है, और इस फॉर्मूला के ऊपर क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। जैसे ये हमारा पहला क्वेश्चन है, फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं। सॉलिड सिलेंड्रिकल वायर ऑफ रेडियस आर, सॉलिड है, हॉलो नहीं है, ठीक है ना, कैरीज अ करंट आई, द मैग्नेटिक फील्ड इज 5 माइक्रो टेस्ला एट अ पॉइंट विच इज 2r डिस्टेंस अवे फ्रॉम द एक्सिस। 2r का मतलब है बाहर वाला पॉइंट, है ना। द मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट विच इज
एट r/3, r/3 का मतलब है अंदर वाला पॉइंट, ध्यान रखना फॉर्मूला अलग अलग होता है, फ्रॉम द सरफेस ऑफ द वायर इज। तो सबसे पहले हम पहली वाली इंफॉर्मेशन को यूज करेंगे और सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करंट की वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो पहली वाली इंफॉर्मेशन को यूज करते हैं। तो हमारे बाहर वाले पॉइंट पर तो मैग्नेटिक फील्ड एट 2r कितनी होनी चाहिए फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, म्यू नॉट टाइम्स टोटल करंट डिवाइडेड बाय 2 पाई टाइम्स डिस्टेंस। तो वायर के एक्सिस से डिस्टेंस कितनी है आपकी, 2r है, ये इतनी होनी चाहिए फॉर्मूले के हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड। और हमें कितनी दे रखी है, हमें दे रखी है 5 माइक्रो टेस्ला, है ना। नाउ हमें निकालनी है मैग्नेटिक फील्ड एट r डिवाइडेड बाय 3 डिस्टेंस। तो हमारा फॉर्मूला अलग हो जाएगा, कितना हो जाएगा, हमारा फॉर्मूला हो जाएगा म्यू नॉट आई इंटू आर, तो डिस्टेंस कितनी दे रखी है हमें r/3 डिवाइडेड बाय 2 इंटू पाई इंटू जो भी रेडियस है उसका स्क्वायर, यानी कि r का स्क्वायर। ये हमें फाइंड आउट करनी है ना, ये हमें फाइंड आउट करनी है। तो आप नोटिस करो, इसको हम लिख सकते हैं r से एक r कैंसिल आउट हो जाएगा, तो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर टाइम्स 1/3 लिख सकते हैं। ना ये जो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर है उसकी वैल्यू यहां से कितनी आ रही है, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, इसकी वैल्यू आ रही है 10 माइक्रो टेस्ला, आ रही है नहीं आ रही इधर से, और इसको उठा के हम लोग कहाँ रख देंगे, यहां पर रख देंगे, तो ये आ जाएगी 10 माइक्रो टेस्ला डिवाइडेड बाय 3। ये हमारा फॉर्मूला, मतलब ये हमारी वैल्यू हो जानी चाहिए, हमारा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाना चाहिए। इतना आसान है क्वेश्चन, इतनी आसानी से कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट देखो, अ हॉलो सिलेंड्रिकल वायर कैरीज अ करंट आई हैविंग इनर एंड आउटर रेडाई r एंड 2r। तो मतलब a की वैल्यू तो आपको दे दी गई है r और b की वैल्यू दे दी गई है आपको 2r। सो मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट 3r/2, यानी कि स्मॉल r आपको दे दिया गया है कितना, 3r डिवाइडेड बाय 2 अवे फ्रॉम इट्स एक्सिस। तो नोटिस करो स्मॉल r जो है वो a से बड़ा है b से छोटा है, मतलब बीच वाला पॉइंट है। तो हमारा फॉर्मूला था म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 इंटू पाई इंटू आर, ठीक है, 2 इंटू पाई इंटू स्मॉल आर आएगा, स्मॉल आर, ठीक है, 2 इंटू पाई इंटू स्मॉल आर टाइम्स स्मॉल आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला था, ठीक है, स्मॉल आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। चलो सबकी वैल्यू रखते हैं, तो ये आ जाएगा म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 पाई आर की वैल्यू रख दी हमने 3r डिवाइडेड बाय 2, है ना। 3r/2 का स्क्वायर करेंगे तो 9r स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 माइनस r स्क्वायर एंड b स्क्वायर, मतलब 4r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। चलो सॉल्व करते हैं, तो 2 से तो 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 3 पाई r, और ऊपर क्या हाल चाल चल रहे हैं, 9r स्क्वायर माइनस 4r स्क्वायर करेंगे तो बचेगा 5r स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 एंड 4r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर करेंगे तो बचेगा 3 टाइम्स r स्क्वायर। r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, 4 इंटू 3 इंटू 3 करेंगे तो फाइनल आंसर आएगा 5 म्यू नॉट आई, 3 इंटू 3 9 इंटू 4 करेंगे तो 36 पाई इंटू आर। ये हमारा फाइनल आंसर आ जाना चाहिए, 5 म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 36 पाई इंटू आर। ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो जाना चाहिए। दैट्स हाउ वी डू इट, राइट। सो अगेन इस तरीके के क्वेश्चन अब आप लोगों के लिए बहुत आसान है क्योंकि हम लोगों ने बहुत अच्छे से समझा इस चीज को। आगे चलते हैं, एक और इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, वो है सोलेनॉइड एंड टॉरॉइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना। तो सबसे पहला सवाल उठता है कि आखिर में ये सोलेनॉइड होता क्या है ना। तो एक सिंपल सी डिवाइस है, एक हम सिलेंड्रिकल बेस लेते हैं और उसके ऊपर हम लोग वायर के टर्न्स जो है वो लपेट देते हैं।
थोड़े क्लोज्ड होते हैं आपस में, एक दूसरे से इंसुलेटेड होते हैं, ठीक है ना। सो अ लॉन्ग वायर वाउंड इन फॉर्म ऑफ क्लोजली स्पेस्ड हेलिक्स, जो हम टर्न्स बनाते हैं ना, वो बेसिकली स्प्रिंग जैसी शेप होती है, उसको हेलिक्स बोलते हैं अपन, ठीक है ना। एंड ईच टर्न कैन बी कंसिडर्ड एज अ लूप। तो हम ऐसा भी मान सकते हैं कि हमने एक सिलेंड्रिकल बेस के ऊपर बहुत सारे लूप्स जो हैं वो अरेंज कर दिए हैं। तो इस स्ट्रक्चर को अपन क्या बोलते हैं, सोलेनॉइड बोलते हैं। और अभी हम जिस सोलेनॉइड की बात कर रहे हैं, इट इज अ लॉन्ग सोलेनॉइड। लॉन्ग सोलेनॉइड का मतलब है कि इसकी जो लेंथ है, इट इज वेरी वेरी लार्जर इन कंपैरिजन विद द रेडियस। रेडियस के कंपैरिजन में लेंथ काफी ज्यादा है। तो अब ऑब्वियसली जब हमारी लेंथ बहुत ज्यादा है तो नंबर ऑफ टर्न्स भी बहुत ज्यादा होंगे। तो बजाय नंबर ऑफ टर्न्स हम बताएं, बेटर होगा कि हम नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ बताएं। जैसे हमारा वायर जब इनफाइनाइट लेंथ का होता था तो हम लोग टोटल चार्ज नहीं बताते थे, हम लोग चार्ज डेंसिटी बताते थे कि पर यूनिट लेंथ पर कितना चार्ज है। वैसे हमारी सोलेनॉइड बहुत लंबी है तो हम टोटल नंबर ऑफ टर्न्स नहीं बताएंगे, हम लोग बताएंगे कि पर यूनिट लेंथ के अंदर कितने नंबर ऑफ टर्न्स है। इसको अपन बोलते हैं टर्न डेंसिटी, लूप डेंसिटी, कुछ भी बोल सकते हो आप, ठीक है ना। सो टर्न्स पर यूनिट लेंथ दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल n, इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ अ सोलेनॉइड, है ना। सोलेनॉइड के कंस्ट्रक्शन का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होगा। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ सोलेनॉइड रिजेंबल्स विथ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ बार मैग्नेट। तो आपको दिख रहा होगा कि यार ये सर ने जो यहां पर डायग्राम लगाया है, इट इज बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू अ सोलेनॉइड। क्योंकि बहुत सारे लूप्स है ना, तो लूप्स की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैसे देखते हो आप देखते हो जैसे आप मान लो यहां से देख रहे हो, है ना, यहां से आप देख रहे हो, तो आपको लूप के अंदर करंट जो है वो किस तरीके से फ्लो होते हुए नजर आ रहा है। तो आप देख रहे हो कि आपको तो करंट जो है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर फ्लो होते हुए नजर आ रहा है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर निकलती हुई नजर आनी चाहिए, आपकी तरफ आती हुई नजर आनी चाहिए। और ऐसे यहां पर बहुत सारे लूप्स हैं। तो ओवरऑल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होंगी, यहां से एंटर कर रही होंगी सोलेनॉइड के अंदर, यहां से बाहर होगी, यहां से एंटर, यहां से बाहर, यहां से एंटर, यहां से बाहर, यहां से एंटर, यहां से बाहर, इस तरीके से। किस हिस्से से बाहर निकलती है, जिस हिस्से को देखने पर आपको सोलेनॉइड के अंदर करंट एंटी क्लॉकवाइज नजर आता है। किस हिस्से से एंटर करती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, जहां से देखने पर आपको करंट क्लॉकवाइज नजर आता है। सेम रूल है जो कि हमने लूप के लिए यूज किया था, है ना। बिल्कुल ऐसी की ऐसी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है एक मैग्नेट के लिए। और मैग्नेट के लिए तो आप खुद भी ड्रॉ कर सकते हो। आयरन फिलिंग्स वाला एक्सपेरिमेंट कभी ना कभी तो देखा होगा या किया होगा अपनी लाइफ के अंदर, है ना। अपने घर के कोने में कोई पुराना दरवाजा हो जिसके ऊपर जंग लगी हुई हो, तो उसको खुरेद लेना, आपको बहुत सारी ढेर सारी आयरन फिलिंग्स मिल जाएंगी, है ना। एंड बाजार से एक बार मैग्नेट खरीद लाना, तो उन आयरन फिलिंग्स को एक पेपर के ऊपर रख देना, स्प्रेड कर देना, और उसके नीचे ऐसे बार मैग्नेट रख देना। तो आपको ऊपर जो शेप बनती हुई नजर आएगी ना, उसके अंदर आपको दिख जाएगी कि यार बार मैग्नेट की वजह से किस तरीके की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस हो रही है। तो हमने तो क्योंकि दोनों प्रैक्टिकली देखी हुई है, तो हम लोग डायरेक्ट यहां पर देख सकते हैं कि यार हाँ, हमारी सोलेनॉइड जो है उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है वो तो एग्जैक्टली रिसेंबल करती है बार मैग्नेट को। बट बार मैग्नेट जो है वो ऑलरेडी नेचर ने बनाई है, मतलब ठीक है, वो बेसिकली मैग्नेटिक मटेरियल की बनी हुई है। और सोलेनॉइड के अंदर हम कंट्रोल कर सकते हैं, जितनी ज्यादा करंट फ्लो करेंगे ना उतनी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। तो सोलेनॉइड इज यूज्ड टू मेक इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। और भी इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के ऊपर जितने भी वेरियस एप्लीकेशंस हैं उन सब में सोलेनॉइड यूज होती है। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिवाइस इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ठीक है। तो जरूरी है कि हम इसकी वजह से कितनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी इसके अंदर वाले हिस्से में, क्योंकि बाहर वाले हिस्से में तो मैग्नेटिक फील्ड जीरो है, वो हम कम से कम निकाल लें, ठीक है ना। ठीक है, अब आप नोटिस कर रहे हो कि मैंने डायग्राम कैसे बनाया है। मैंने यहां पर क्रॉस दिखाया है, थोड़ा गौर से देखोगे तो दिख जाएगा क्रॉस है, और यहां पर डॉट दिखाया है। तो क्रॉस और डॉट का मतलब क्या हो गया, सेम चीज मैंने यहां पे भी करी थी। अच्छा यहां पे तो नहीं दिख रहा, बट यहां पे क्रॉस और यहां पे डॉट। कहने का मतलब क्रॉस का मतलब है कि यहां पर करंट एंटर कर रहा है, स्क्रीन के अंदर एंटर कर रहा है। जो टर्न है ना वो तो मैं दिखा रहा नहीं हूं, बस मैं केवल और केवल दिखा रहा हूं कि इस वाले हिस्से पे करंट अंदर जा रहा है प्लेन ऑफ स्क्रीन के,
और इस वाले हिस्से से करंट बाहर आ रहा है, स्क्रीन से बाहर की तरफ आ रहा है। तो अब आप इमेजिन कर सकते हो कि यहां से देखे जाने पर इधर से करंट अंदर जाते हुए नजर आ रहा है और इधर से करंट बाहर आते हुए नजर आ रहा है। मतलब आपको एंटी क्लॉकवाइज करंट नजर आ रहा है। मतलब आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपको कैसी नजर आ रही होंगी, इस तरीके की, इस तरीके से बाहर आती हुई नजर आ रही होंगी, ठीक है ना। और क्योंकि लॉन्ग सोलिनॉइड है तो सोलिनॉइड के अंदर लगभग हम पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ले सकते हैं, मतलब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ले सकते हैं। और बाहर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 0 ले सकते हैं, जो कि हमने अभी डायग्राम के थ्रू भी देखा था। वैसे भी आप लॉजिक लगा सकते हो कि ये जो डॉट वाले वायर हैं इनकी वजह से बाहर मैग्नेटिक फील्ड एक डायरेक्शन में होगी, क्रॉस वालों की वजह से एक डायरेक्शन में होगी। दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे क्योंकि दोनों के बीच की डिस्टेंस बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है। हमने ऑलरेडी बता दिया कि लॉन्ग सोलिनॉइड का मतलब है रेडियस का बहुत कम होना, है ना। तो ओवरऑल ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर जाएगी और बाहर वाले पॉइंट्स पर नेट मैग्नेटिक फील्ड आपको 0 मिलेगी, ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं, हम एम्पियर्स लॉ को यूज करते हैं। तो हमने सबसे पहले चूज करी एम्पीरियन बाउंड्री, और यहां पर हमने जो एम्पीरियन बाउंड्री यूज करी है ये और भी ज्यादा सिंपल है। एक सिंपल रेक्टेंगुलर बाउंड्री है। इस रेक्टेंगुलर बाउंड्री के अंदर कुछ टर्न्स जो हैं वो इंक्लूडेड है, बाकी सारे के सारे बाहर हैं। तो हमारी जो एम्पीरियर बाउंड्री है वो सबको दिखाई देगी होगी, ABCD है। इसके अंदर से कितने टर्न्स पास हो रहे हैं कैसे निकालेंगे, तो हम लोग नंबर ऑफ टर्न्स इनसाइड ABCD और उसको हम करंट I से, क्योंकि हर टर्न के अंदर कितनी करंट फ्लो हो रही है, I करंट फ्लो हो रही है। इसके अंदर भी, इसके अंदर भी, इसके अंदर भी, इसके अंदर भी, इसके अंदर, मान लो 10 टर्न्स है आपकी इस रेक्टेंगुलर एम्पीरियन बाउंड्री के अंदर, तो 10 के 10 टर्न के अंदर I करंट जो है वो फ्लो हो रही है। तो टोटल करंट कितनी हो जाएगी आपकी, 10 टाइम्स I हो जाएगी। अब एम्पीरियन बाउंड्री के अंदर कितने नंबर ऑफ लूप्स हैं, कितने नंबर ऑफ टर्न्स हैं, वो आप कैसे निकालोगे। आपको लूप डेंसिटी गिवन है, मतलब नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ गिवन है, और आपकी इस एम्पीरियन बाउंड्री की लेंथ कितनी है, h। तो आपने इस स्मॉल n को h से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपको पता पड़ गया कि नंबर ऑफ टर्न्स इनसाइड दिस एम्पीरियर बाउंड्री कितने होंगे, और आपने उन हर को I से मल्टीप्लाई कर दिया। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज योर एनक्लोज्ड करंट। नाउ कम्स द सेकंड पार्ट, दैट इज कॉल्ड लाइन इंटीग्रेशन। तो हमारी जो ये ABCD बाउंड्री है इसको हम 4 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे, AB, BC, CD एंड DA। तो देखो AB पे तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड एंड DL दोनों एक ही डायरेक्शन के अंदर है, और मैग्नेटिक फील्ड थ्रू आउट कॉन्स्टेंट भी है। तो मैग्नेटिक फील्ड को बाहर निकाला जा सकता है और इंटीग्रेशन किया जा सकता है DL का। DL का मतलब है टोटल लेंथ AB, और वो किसके इक्वल है, H के इक्वल है। तो ये तो सिंपली हो जाएगा B इंटू H। अब अपन आते हैं यहां पर BC पर। तो BC का कोई भी पॉइंट लोगे तो मैग्नेटिक फील्ड एक तरफ है और DL एक तरफ है, और दोनों के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री है, और 90 डिग्री होने पर डॉट प्रोडक्ट कितना हो जाता है, 0। तो BC के अलोंग B डॉट DL की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, क्योंकि B और DL आपस में परपेंडिकुलर है। अब आते हैं अपन CD पर। देखो CD पे तो क्योंकि बाहर है तो मैग्नेटिक फील्ड इटसेल्फ इज 0, तो मैग्नेटिक फील्ड ही अगर 0 है तो ओवरऑल आपका इंटीग्रेशन भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और अब आते हैं हमारे चौथे हिस्से पर, दैट इज AD या DA। यहां पर अगेन DL एक तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड एक तरफ है, और दोनों के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री है, और इस वजह से आपका स्केलर प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। तो यही तीनों पार्ट्स जो हैं वो 0 हो गए, केवल और केवल कौन सा बचा, B इंटू H। तो हमारा जो लाइन इंटीग्रल है वो केवल और केवल किसके इक्वल हो गया, B इंटू H के इक्वल हो गया। अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स लॉ दिस लाइन इंटीग्रल इज नथिंग बट म्यू नॉट टाइम्स I एनक्लोज्ड। तो इसकी वैल्यू भी हमारे पास में है B इंटू H, और इसकी वैल्यू भी हमारे पास में है NHI। H से H कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी म्यू नॉट टाइम्स स्मॉल n टाइम्स I। सो इतना आसान है एक सोलेनॉइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना। इट्स म्यू नॉट टाइम्स स्मॉल n टाइम्स I। ध्यान रखना स्मॉल n जो है इट इज नंबर ऑफ लूप्स पर यूनिट लेंथ, इट इज नॉट द नंबर ऑफ लूप्स इटसेल्फ। ये आप ध्यान रख लेना, ठीक है ना। एंड द लास्ट एप्लीकेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर क्लास, सबसे पहले जानेंगे कि व्हाट इज अ टॉरॉइड। तो आपकी जो स्ट्रेट सोलिनॉइड थी, अगर आप इसी को मोड़ के एक सर्कुलर रिंग की फॉर्म में शेप के अंदर फॉर्म बना लोगे, ठीक है, इसको मोड़ दोगे,
तो जो स्ट्रक्चर बनेगी दैट विल बी कॉल्ड टोरॉइड। इससे ज़्यादा सिंपल तरीके से तो मैं समझा नहीं सकता। सो अ टोरॉइड इज अ हॉलो सिलेंड्रिकल रिंग, है ना, ऑन विच अ लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ वायर आर क्लोजली वाउंड। तो इस तरीके की आपकी एक रिंग है, खोखली सिलेंड्रिकल रिंग है, और इसके ऊपर आपने बहुत सारे वायर के टर्न्स जो हैं वो लपेट दिए। तो एक धागा लो और उस धागे को इसके ऊपर लपेटते जाओ, ठीक है, तो आपको क्या बनती हुई नजर आ जाएगी, एक टोरॉइड बनती हुई नजर आ जाएगी, ठीक है। डायग्राम में भी आपको दिख रहा होगा, ठीक है। देखो, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ टोरॉइड एज वेल एज अ सोलेनोइड, ठीक है, सोलेनोइड मतलब लॉन्ग सोलेनोइड की बात कर रहे हैं, इट इज कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड। तो इनका जो वाइड स्प्रेड यूज है वो यही है कि ये मैग्नेटिक फील्ड अपने इशारों पर, मतलब इंसानों के इशारों पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के काम में आती है। क्योंकि आपने देखा था ना, मैग्नेटिक फील्ड करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो आप करंट को चेंज करके जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है उसको चेंज कर सकते हो। दैट्स द मेन एप्लीकेशन, है ना। सो दे आर वाइडली यूज्ड इन टेलीविजन, सिंक्रोट्रॉन, मतलब जो भी डिवाइसेस हैं जहां पर आपको मैग्नेटिक फील्ड की जरूरत पड़ती है, वहां पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए जो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के तौर पर यूज करी जाती है वो बेसिकली हमारी सोलेनोइड एंड टोरॉइड यूज करी जाती है। टोरॉइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले अगर अपन बाहर वाले हिस्से की बात करें, तो बाहर वाले हिस्से के अंदर जितनी करंट आपको बाहर आते हुए नजर आएगी उतनी की उतनी करंट आपको क्रॉस डायरेक्शन मतलब अंदर जाते हुए नजर आएगी, क्योंकि पूरा का पूरा जो टर्न है वो आपके इस बाउंड्री के अंदर है। तो टोटल करंट कितनी हो जाएगी, 0। भाई जितनी करंट प्लेन से बाहर निकल रही है उतनी की उतनी घूम फिर के वापस से अंदर भी जा रही है, और पूरा का पूरा काम इस बाउंड्री के अंदर हो रहा है ना। सो दिस एम्पीरियन बाउंड्री 3, जो बड़ी वाली बाउंड्री ली है, इसके लिए जो टोटल एनक्लोज्ड करंट है वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और अगर टोटल एनक्लोज्ड करंट 0 हो जाएगा तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड भी 0 हो जाएगी। तो बाहर मैग्नेटिक फील्ड 0 होती है। सिमिलरली इसके जो अंदर वाला हिस्सा है, इसके अंदर कोई भी एनक्लोज्ड करंट नहीं है, सारे के सारे लूप्स जो हैं वो बाहर हैं इसके, तो ना कोई करंट इसके अंदर एंटर कर रही है ना इससे बाहर निकल रही है। टोटल आवागमन ही 0 है, टोटल एनक्लोज्ड करंट 0 है। तो अगर अपन एम्पीरियन बाउंड्री 1 की बात करें, जिसकी रेडियस R1 है, आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, देयर इज नो करंट एनक्लोज्ड बाय इट एंड दैट्स वाई मैग्नेटिक फील्ड अलोंग दिस बाउंड्री मस्ट बी 0। तो ये जो मैंने टोरॉइड बताई थी आपको, ठीक है, इस टोरॉइड के बाहर वाले पॉइंट पर भी मैग्नेटिक फील्ड 0 होती है और अंदर वाले पॉइंट पर भी मैग्नेटिक फील्ड 0 होती है। यहां पर अगर आप कोई एम्पीरियन बाउंड्री ड्रॉ करोगे तो उसके अंदर कोई एनक्लोज्ड करंट नहीं होगा, और यहां पर अगर आप कोई एम्पीरियन बाउंड्री ड्रॉ करोगे तो जितना करंट आपको अंदर जाता हुआ नजर आएगा उतना का उतना ही करंट यहां से बाहर आता हुआ भी नजर आएगा। जितना करंट अंदर बाउंड्री के उतना का उतना करंट बाहर, तो वहां पे भी टोटल एनक्लोज करंट 0 हो जाएगा। तो अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गया हमारे इसके अंदर वाला हिस्सा, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, ये थोड़ा सा ज्यादा इंटरेस्टिंग हो गया, राइट। सो कुछ चीजें नोटिस कर लिया हमने कि टोरॉइड के लिए मैग्नेटिक फील्ड इन एम्प्टी स्पेस आउटसाइड एज वेल एज इनसाइड इज 0, मैंने आपको दिखा भी दिया। एंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ टोरॉइड एग्जिस्ट ओनली इन स्पेस एनक्लोज्ड बाय द सिलेंड्रिकल रिंग। जो रिंग के अंदर वाला हिस्सा है, डोनट के अंदर वाला हिस्सा है, वही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। कितनी होगी, तो देखो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले तो अंदर वाली जो रेडियस है उसकी एवरेज वैल्यू ले लेते हैं। एवरेज वैल्यू का मतलब क्या होगा, मान लो आपकी इनर रेडियस कितनी है ना, तो एवरेज वैल्यू होगी, एवरेज जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, इनर रेडियस प्लस आउटर रेडियस डिवाइडेड बाय 2। कई बार हमें इनर रेडियस और आउटर रेडियस दोनों दे दी जाती है, तो हम लोग उसकी एवरेज वैल्यू ले लेंगे, है ना। तो हमने उतनी रेडियस की एक एम्पीरियन बाउंड्री हमने यहाँ पर ड्रॉ कर दी, दिख भी रही होगी आपको, ये रही हमारी एम्पीरियन बाउंड्री, है ना। चलो, तो इसके अलोंग लाइन इंटीग्रल निकालेंगे B.dl, तो B तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, केवल और केवल dl का टोटल इंटीग्रेशन करना है, दैट इज टोटल सरकमफ्रेंस, वो हो जाएगी 2π × r। एनक्लोज्ड करंट, तो आप देखोगे हर टर्न जो है उसकी करंट जो है वो अंदर एंटर कर रही है, बाहर तो बाहर है भाई, ये वाला हिस्सा जो है वो ही बाउंड्री के अंदर है, ये वाला हिस्सा नहीं है,
है ना। तो सारी करंट इसके अंदर एंटर कर रही है, सारी की सारी करंट अंदर एंटर कर रही है, और जितने नंबर ऑफ लूप्स है सारे के सारे लूप्स जो है वो एंटर कर रहे हैं, सारे के सारे लूप्स एंटर कर रहे हैं। तो अगर अपन टोटल एनक्लोज करंट की बात करें तो हमारे नंबर ऑफ टर्न्स जितने भी हैं, क्योंकि हर टर्न एंटर कर रहे हैं, उसको हम करंट आई से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि हर टर्न के अंदर आई करंट फ्लो हो रही है, तो हमारी आई एनक्लोज हो जाएगी n टाइम्स आई। अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स लॉ दिस इंटीग्रेशन ऑफ b डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स आई इन, तो b इंटू टू पाई आर हो जाएगा म्यू नॉट टाइम्स कैपिटल N टाइम्स आई। तो b की वैल्यू आ जाएगी म्यू नॉट कैपिटल N डिवाइडेड बाय टू पाई आर टाइम्स आई। नाउ व्हाट इज कैपिटल N? इट इज टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, एंड व्हाट इज टू पाई आर? टोटल लेंथ ऑफ द टॉरॉइड। सो आप इसको भी स्मॉल n लिख सकते हो, इट इज नथिंग बट नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ फॉर अ टॉरॉइड। तो टॉरॉइड और सोलेनॉइड के लिए जो अंदर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है उसका फॉर्मूला सेम होता है, हालांकि दोनों अलग अलग तरीके की डिवाइसेस है। ठीक है, कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं। तो आपको कहा गया है 3 identical long solenoids P, Q, R connected to each other as shown in figure. If the magnetic field at the center of P, मतलब इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है वो 2 टेस्ला हो रही है, what would be the field at the center of Q? तो देखो यहां पर जो भी करंट फ्लो हो रही है, क्योंकि Q और R दो सिमिलर टाइप की सोलेनॉइड्स हैं, तो एक करंट डिवाइड हो जाएगी, यहां पर हो जाएगी I/2 और यहां पर हो जाएगी I/2। बाकी सारी चीजें सेम है, इसके भी नंबर ऑफ लूप्स पर यूनिट लेंथ स्मॉल n है, इसके भी नंबर ऑफ लूप्स पर यूनिट लेंथ स्मॉल n है, और इसके लिए भी नंबर ऑफ लूप्स पर यूनिट लेंथ स्मॉल n है, क्योंकि तीनों ही जो सोलेनॉइड्स है वो हमें आइडेंटिकल बताई गई है। तो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी वो हो जाएगी म्यू नॉट टाइम्स स्मॉल n टाइम्स करंट, दैट इज I डिवाइडेड बाय 2, और इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी वो हो जाएगी म्यू नॉट टाइम्स स्मॉल n टाइम्स I। तो इसकी वैल्यू एक तरीके से हमें कितनी दे रखी है? 2 टेस्ला दे रखी है, तो हमने यहाँ पे रखा 2 डिवाइडेड बाय 2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया और हमारा आंसर आ गया 1 टेस्ला। तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही होगी वो 1 टेस्ला होगी, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस हो रही होगी वो 1 टेस्ला होगी। तो कुछ खास नहीं है, फॉर्मूला सोलेनॉइड का ही लगाना था, बट थोड़ा सा करंट वाला केस भी डाल दिया, करंट को किस तरीके से डिवाइड करते हैं, और हमारे लिए ये डिफिकल्ट नहीं है क्योंकि यार हमने तो बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस करे हुए हैं इसके ऊपर। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं। ठीक है, अ टॉरॉइड हैज अ कोर ऑफ इनर रेडियस, तो इनर रेडियस आपको दे रखी है 25 सेंटीमीटर, एंड आउटर रेडियस आपको दे रखी है 26 सेंटीमीटर। तो एवरेज रेडियस जो होगी हो जाएगी आर इन प्लस आर आउट डिवाइडेड बाय 2, मतलब 25 प्लस 26 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 25.5 सेंटीमीटर। इसको हमें फॉर्मूला के अंदर यूज करना है, अराउंड विच 3500, तो नंबर ऑफ टर्न्स हमें कितने दे रखे हैं? 3500। इफ द करंट इज गिवन एज 11 एम्पियर, व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड? तो आउटसाइड जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो तो 0 होती है, हमें पता है। इनसाइड द कोर, अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो भी हमें पता है कितनी होती है, म्यू नॉट टाइम्स नंबर ऑफ टर्न्स डिवाइडेड बाय 2 पाई एवरेज रेडियस टाइम्स करंट I। तो म्यू नॉट कितना होता है? 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। स्मॉल n हमें कितना दे रखा है? स्मॉल n हमें दे रखा है, कैपिटल N हमें दे रखा है 3500, और करंट हमें दे रखी है 11 एम्पियर डिवाइडेड बाय 2 पाई आर, तो 2 इंटू पाई इंटू एवरेज रेडियस हमें दे रखी है 25.5। पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा 2 टाइम्स। ठीक है, और देखो, और यहाँ पे 35 से कैंसिल आउट हो रहा है, आई गेस जहाँ तक है कैंसिल आउट, 5 से कैंसिल आउट करते हैं पहले अपन, तो 5 से ये 700 टाइम्स कैंसिल आउट हो गया, और ये 5.1 ये कैंसिल आउट हो गया। तो अल्टीमेटली आपका आंसर आ जाएगा 2 इंटू 700 इंटू 11 इंटू 10⁻⁻7
डिवाइडेड बाय 5.1 और इसको कैलकुलेट आप खुद से कर सकते हो, ठीक है। तो मुझे भी बता देना कैलकुलेट करने के बाद में आंसर कितना आया, ठीक है। बट कॉन्सेप्ट जो है वो आपको समझ में आ गया होगा, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। एंड लास्ट कि एम्प्टी स्पेस सराउंडेड बाय द टोरॉइड, है ना, तो एम्प्टी स्पेस सराउंडेड बाय द टोरॉइड वो भी कितना होता है, 0। तो ये हमें डायरेक्ट पता है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है हमारे लिए, तो हम तो ऐसे क्वेश्चंस बड़ी आसानी से कर सकते हैं। सो बच्चों, दिस इज इट फॉर टुडेज क्लास। आई होप आज की क्लास में आपको काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिली होंगी। मैंने आपको शुरुआत में भी बताया था कि टुडेज क्लास इज़ वेरी इंपॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू बोर्ड्स एज वेल एज कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा है तो आपको ये रियलाइज़ हो गया होगा। तो मैं मिलता हूँ आपसे मिरेकल सीरीज़ के नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय।